हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 11 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, आरबीआई ने पॉलिसी रेट को नहीं बढ़ाया, रेपो रेट को 4% के ऊपर ही रखा है। तो यहाँ पर आरबीआई ने अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया है। इसका मतलब ये है कि आरबीआई यहाँ पर ग्रोथ पे फोकस कर रही है, ना कि इन्फ्लेशन पे। अब प्रॉब्लम ये कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो भी यहाँ पर $90 पर बैरल हो रखा है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को हम एक तरीके से इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आरबीआई ग्रोथ को ही टारगेट कर रही है, क्योंकि आरबीआई का बिलीफ ये है कि अगर ग्रोथ होगी तो जॉब्स आएंगी तो अपने आप ही यहाँ पर लोगों की इनकम बढ़ेंगी, और लोगों की इनकम बढ़ेंगी तो जो कंजम्पशन डिमांड है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो for RBI, ensuring economic recovery takes firm root is of paramount importance despite higher global crude oil prices and risk of high generalized inflation. It is opted for an accommodative monetary policy, जिसमें यहाँ पर RBI फोकस कर रही है ग्रोथ के ऊपर। तो RBI ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है 4% के ऊपर। बाकी हमने डिस्कस कर लिया कि आरबीआई ने अकोमोडेटिव पॉलिसी इस स्टांस ही रखा है टू सपोर्ट द अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी। तो लेफ्ट द की पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड एंड रिटेन्ड इट्स अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलेगी तो या तो वो यहाँ पर जो रेपो रेट है उसको कम करेगी, या तो बेसिकली सेम रखेगी, बढ़ाएगी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर अभी भी आरबीआई अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस ही लेकर चल रहा है। बाकी यहाँ पर हिजाब का जो इशू था उसमें कर्नाटका हाई कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर पास करने वाली थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब वो इंटरिम ऑर्डर क्या होने वाला था, तो इट एक्सप्रेस्ड इट्स इंटेंट ऑन थर्सडे टू इशू एन इंटरिम ऑर्डर डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिटर्न टू क्लासेस, कि जो बच्चे हैं वो वापस से क्लास में चले जाएं, और तब तक जब तक ये मैटर पेंडिंग है बिफोर द कर्नाटका हाई कोर्ट, मतलब जब तक ये मैटर सब जुडाइस है, तब तक यहाँ पर जो स्टूडेंट्स और स्टेक होल्डर्स हैं वो रिलीजियस गारमेंट्स के ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट ना करें। तो ये सिर्फ इंटरिम ऑर्डर होने वाला था, लेकिन ये अभी तक पास भी नहीं हुआ है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस हमने डिस्कस कर लिया। बाकी हिजाब के इशू पे कौन कौन से जजमेंट्स हुए वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन्ड पेज पर डिस्कस करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आईएएस कार्डर रूल्स में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं वो हम इससे पहले 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो अमंग द प्रपोज चेंजेस इन द आईएएस कार्डर रूल्स इज the stipulation that the state shall give effect to the center's decision in matters of deputation। तो यहाँ पर सेंटर अगर सेंट्रल डेप्यूटेशन करना चाहता है और अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो यहाँ पर सेंटर का विल प्रिवेल करेगा अगर यहाँ पर रूल्स में चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली स्टेट्स का यही कहना है, इसकी वजह से जो फेडरेशन है वो हर्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ पार्टली द सेंटर ओन डूइंग एज द इंटेक ऑफ आईएएस वाज रिड्यूस। तो ये जो प्रॉब्लम है स्टेट्स का ये कहना है, जो प्रॉब्लम है सेंटर की वजह से हुई है। सेंटर अगर रिक्रूटमेंट बढ़ा देगी तो आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज ही नहीं रहेगी, इसीलिए सेंट्रल डेप्यूटेशन की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो पर हम एक बार पढ़ लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर पूछा है व्हाट इज पैरामाउंट, कंट्री और रिलीजन। तो क्या चीज़ यहाँ पर पैरामाउंट है। अब पिटीशन यहाँ पर आई थी, तो हेयरिंग अ पिटीशन सीकिंग इन ऑर्डर टू परमिट कि यहाँ पर जो हिंदू टेम्पल्स हैं उसमें सिर्फ जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं उनको ही जाना अलाउ होना चाहिए, बाकी उसमें कोई ना जाए। तो हेयरिंग अ पिटीशन सीकिंग इन ऑर्डर टू परमिट ओनली बिलीवर्स ऑफ सनातन धर्म इन हिंदू टेम्पल्स टू प्रिवेंट नॉन हिंदूज फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल्स। अब इसी क्वेश्चन पर यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने इसी पिटीशन के ऊपर एक क्वेश्चन किया कि क्या पैरामाउंट है, कंट्री पैरामाउंट है, रिलीजन पैरामाउंट है। आप ऐसे कंट्री बन के तो नहीं रह सकते जो कि यहाँ पर रिलीजियस लाइन्स के ऊपर डिवाइड है। भले ही आपके रिलीजन अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर यूनिटी को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिटिशनर डिमांडेड ऑर्डर्स टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉर डिवोटीज, डिसअलाउइंग नॉन हिंदूज फ्रॉम स्टेपिंग इनटू द टेम्पल्स अक्रॉस द स्टेट एंड अ बैन ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज इन टेम्पल प्रोमाइसेस। तो ये पिटीशन फाइल हुई थी जिसके ऊपर यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट का ये सवाल है। आगे हम चलते हैं, ये हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। इन परस्यूट ऑफ ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन, तो हमें पता चल गया आरबीआई अभी ग्रोथ को फोकस कर रही है, आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर रही है। आई ऑन पब्लिक फाइनेंसेस, अब इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर रही है, रिकवरी मोड पर है। प्री पैंडेमिक लेवल्स पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो चुका है, वापस हम प्री पैंडेमिक लेवल्स तक पहुंच चुके हैं। जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के ईयर ऑन ईयर वो भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस किए गए, तो यहाँ पर 30% टैक्स लगाने की बात की गई ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल असेट्स, जिसमें यहाँ पर नॉन फंजिबल टोकन्स भी इंक्लूड होंगे। और क्या क्या यहाँ पर टैक्सेस में चेंजेस किए गए, तो एक टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये किया गया, जो टैक्स लिटिगेशन है वो बहुत ज़्यादा अपील्स की वजह से बहुत कंपाउंड हो जाती थी। तो यहाँ पर
बजट में एक चेंज ये किया गया, दिस क्लॉक्स द जुडिशियल सिस्टम एंड रिजल्ट्स इन प्रोटेक्टेड डिस्प्यूट्स टू डील विद द अनसर्टेनिटी द कलेजियम कैन नाउ प्रिवेंट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पर एक कलेजियम होगी, वो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रिवेंट करेगी कि आप और ज़्यादा ऊपर अपील मत करो अगेंस्ट एन अनफेवरेबल ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट व्हेन अ सिमिलर अमाउंट ऑफ लॉ इज पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पर टैक्स लिटिगेशन को कम करने के लिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता था कि जो भी पार्टी हारती थी वो उसके ऊपर अपील कर देती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी हो रही थी। तो यहाँ पर एक चेंज ये किया गया है। दूसरा चेंज ये किया गया है कि अगर कोई टैक्स असेसमेंट में किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसके पास यहाँ पर 2 साल का टाइम होगा कि वो अपडेट कर सकता है। लेकिन ये जो अपडेट होना चाहिए, बेसिकली आपकी इनकम बढ़ी हुई दिखनी चाहिए, कम नहीं दिखनी चाहिए। अगर कम असेसमेंट के बाद अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो यहाँ पर कोई भी आपको टैक्स रिटर्न नहीं मिलने वाले। तो फाइनेंस विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस द ऑप्शन फॉर अ टैक्स पेयर टू सबमिट एन अपडेटेड रिटर्न विद इन 2 years ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो टैक्स पेयर अगर 1 साल के बाद रिपोर्ट करता था तो उसको 25% ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, उसके बाद रिपोर्ट करता था तो 50% ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो ये यूनिक सिस्टम है जहाँ पर टैक्स पेयर को टाइम दिया जाएगा कि आप अपने रिटर्न को यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, बट नॉट इन केसेस वेयर सच रिवीजन जनरेट्स अ रिफंड और इज अंडर स्क्रूटनी। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर जो टैक्स है, इनकम टैक्स आपने चेंज किया, अपडेट किया और उसके अकॉर्डिंग अब आपको कम टैक्स देना है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपको कोई भी पैसे वापस करने वाली नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ इनकम नहीं कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पर बढ़ा ही सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इंडिया के लिए अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, जो टैक्स रेवेन्यूज है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब बजट में क्या चेंजेस किए गए, तो 30% यहाँ पर टैक्स लगाया गया था ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स इंक्लूडिंग नॉन फंजिबल टोकन्स। टैक्स लिटिगेशन की यहाँ पर प्रॉब्लम बताएगी। जो टैक्स लिटिगेशन है, अब क्या होता था कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे वो ऊपर ऊपर अपील करते जाते थे। तो यहाँ पर एक बजट में ये डिसीजन लिया गया है कि कलेजियम यहाँ पर ये बता देगा कि अगर ये मैटर कहीं और पेंडिंग है तो आपको और ऊपर अपील करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर 2 साल तक आपके पास टाइम होगा कि आपका जो असेसमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न्स का, उसको आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन डाउनवर्ड रिविजन नहीं कर सकते, सिर्फ अपवर्ड रिविजन ही कर सकते हो। ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हम इकोनॉमी पेज पे पढ़ेंगे। एक रिपोर्ट के बारे में बताया गया जो कि हम इकोनॉमी पेज पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट से ये पता चलता है जो इंडिया में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स, जो कि टोटल एरिया का है 24.62%। तो इंडिया में यहाँ पर जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो है 80.9 मिलियन, जो कि यहाँ पर टोटल जोग्राफिकल एरिया का है 24.62%। 2019 से लेकर 2021 के बीच में जो फॉरेस्ट और ट्री कवर इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर से। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना होता है जो इंडिया की फॉरेस्ट की डेफिनेशन है वो ठीक नहीं है, वो एक्चुअली इंडिया फॉरेस्ट को क्लियरली डिफाइन करता ही नहीं है। तो यहाँ पर उसी क्वेश्चन का आंसर किया गया है कि जो इंडिया का यहाँ पर फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन है बेसिकली वो सिंक में है विद दैट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। अब फॉरेस्ट क्या होगा, तो फॉरेस्ट हैज़ अ मिनिमम एरिया ऑफ 0.05 to 1 हेक्टेयर। तो ये यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन है कि यहाँ पर फॉरेस्ट का मिनिमम एरिया 0.05 से 1 हेक्टेयर तक होना चाहिए। अब इंडिया की फॉरेस्ट डेफिनेशन में यही है कि हाँ 1 हेक्टेयर मिनिमम होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो कैनोपी डेंसिटी है वो होनी चाहिए 10 to 30%। इंडिया ने इसका क्राइटेरिया 10% रख रखा है। तीसरी बात, यहाँ पर पोटेंशियल होना चाहिए ट्री का कि वो 2.2 से 5 मीटर तक रीच कर सके। इंडिया ने इसका क्राइटेरिया रखा है 2 मीटर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो डेफिनेशन है ये है इन सिंक विद द क्योटो प्रोटोकॉल। तो डेफिनेशन दस अराइव्ड एट बाय इंडिया एसेसेस फॉरेस्ट एट ऑल लेंथ्स मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया, जिसकी यहाँ पर 10% कैनोपी डेंसिटी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन उसका ओनरशिप है, क्या उसका लीगल स्टेटस है। तो बेसिकली हमें ये तो पता चल गया कि इंडिया की फॉरेस्ट डेफिनेशन बिल्कुल सही है, इन सिंक विद द क्योटो प्रोटोकॉल है। दूसरी बात, इंडिया जो क्लासिफिकेशन करता है फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट का, उसकी यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा। तो एक्यूरेसी ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट इज 95.79%। और डेंसिटी क्लासेस जो यहाँ पर कि ये हाई डेंसिटी है, ये लो डेंसिटी, तो डेंसिटी में तो और भी ज़्यादा एक्यूरेसी है 92.99%। तो यहाँ पर बेसिकली जो डेंसिटी है उसमें भी एक्यूरेसी ठीक ठाक है 92.99%। और यहाँ पर फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है और यहाँ पर 95.79% है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ऑथर ने बताया कि प्लांटेशन को बहुत ज़्यादा डाउन प्ले किया जाता है, लेकिन प्लांटेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कैश्यू की प्लांटेशन होती है वो ही यहाँ पर सबसे पहला बैरियर एक्ट करती है साइक्लोन को कंट्रोल करने में। तो फॉर एग्जांपल कैश्यू प्लांटेशंस विच मेनली ग्रो अलोंग द कोस्ट सर्व एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स के लिए जो सबसे पहले डिफेंस होता है वो यहाँ पर कैश्यू प्लांटेशन ही होते हैं, इसीलिए प्लांटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्लांटेशन बताया गया कि प्लांटेशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था कि इंडिया जो है अपने ट्रैक पे है
कि जो भी हमारा लैंड डिग्रेड हो गया है उसको हमें वापस से रीस्टोर करना है। तो इंडिया लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करने पे है। अब इंडिया ने यहाँ पर टारगेट दिया है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड 2030 तक वापस से रीस्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा टारगेट है 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड 2030 तक वापस से हमें यहाँ पर रीस्टोर करना है, और जिसकी वजह से यहाँ पर 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक क्रिएट होगा। तो दिस वुड कंट्रीब्यूट टू इंडियाज कमिटमेंट टू अचीविंग एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। पहले हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व्स थे, उसके बाद अब हमारे पास 51 टाइगर रिजर्व्स हैं। अब ये सारे गेन्स तो हैं, लेकिन उसके बाद भी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वो बात करती है कि इंडिया में 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अभी देखा जाए तो 25 के आसपास हवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें लगभग 9% और बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? तो बेसिकली उसके लिए हमें एफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट तो इनइलास्टिक, आप और ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड तो बढ़ा नहीं सकते। उसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट की बाहर ही आपको यहाँ पर एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा डिग्रेडेड लैंड्स को वापस से रीस्टोर करना पड़ेगा, रीस्टॉकिंग करनी पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं? तो एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना है, फार्म फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना है, ग्रीन स्पेसेस जो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में उसको प्रमोट करना है, प्लांटेशन करनी है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन पार्टनरशिप विद लोकल कम्युनिटीज। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रिफॉरेस्टेशन करना है, प्रमोशन करना है अर्बन फॉरेस्ट का। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स भी बताए गए हैं। तो पहले यहाँ पर डिफाइन किया गया, जो इंडिया की डेफिनेशन है वो सिंक में है विद द क्योटो प्रोटोकॉल, जैसे कि यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल डिफाइन करता है फॉरेस्ट को। बाकी यहाँ पर ये बताया गया कि प्लांटेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैशू प्लांटेशन की सिग्निफिकेंस बताई गई है, जो कि यहाँ पर साइक्लोन के अगेंस्ट फर्स्ट डिफेंस की तरह एक्ट करता है। आगे हम चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स फोकस्ड लॉन्ग टर्म ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पर यूएस का यही कहना है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंस जो रखता है वो रखता है यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन, और इंडो पैसिफिक रीजन ही आने वाली सेंचुरी को डिफाइन करने वाला है। यहाँ पर 4 नेशंस क्वाड की बात की गई, जिसमें आपको मेंबर्स पता होंगे, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। उनकी ही मीटिंग थी, और यहाँ पर बात की जा रही कि जो चाइना की इन्फ्लुएंस है वो कैसे कम करनी। तो क्वाड का मेन एम यही है, जो चाइना की रीजनल इन्फ्लुएंस उसको यहाँ पर काउंटर करना है। ब्लिंकन्स ट्रिप इज डिजाइन टू रीइंफोर्स अमेरिकाज इंटरेस्ट इन एशिया। तो यहाँ पर अमेरिका के एशिया में इंटरेस्ट उसको रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं ये, और चाइनीज असर्टिवनेस के अगेंस्ट एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्वाड को बेसिकली इसीलिए बनाया था कि चाइना की जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उसको यहाँ पर कैसे काउंटर किया जा सकता है। जो इंडो पैसिफिक है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड, जहाँ पर 2/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ अकाउंट करता है। जो तो इंडो पैसिफिक इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर 2/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द पास्ट 5 years एंड होम टू हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। आगे चलते हैं। बेसिकली कभी यह है इंडो पैसिफिक के बारे में, तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे भी शुरू कर सकते हैं डेटा पॉइंट देके कि इंडो पैसिफिक फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड है, 2/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर ही हुई है पिछले 5 सालों में, और हाफ द पॉपुलेशन यहाँ पर ही एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है, जिनका नाम है लुक मॉन्टेन ये यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है कि यहाँ पर मॉन्टेग्नियर है, पर उसको प्रोनाउंस करते हैं मॉन्टेन ये। अब इन्होंने HIV को डिस्कवर किया था, जिसके लिए HIV वायरस डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से एड्स होता है, और इनको उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ल्यूक मॉन्टे ये अ फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हु शेयर्ड अ नोबेल प्राइज़ फॉर डिस्कवरिंग द वायरस दैट कॉजेज एड्स डाइड ऑन ट्यूसडे इन द पेरिस। तो ये आपको पता होना चाहिए बस। कोर्ट रूलिंग्स ऑन हिजाब। तो यहाँ पर 3 रूलिंग्स की बात की गई है, लेकिन ऑथर ने यही बताया कि वो तीनों ही रूलिंग्स प्रेसिडेंट नहीं बन सकती इस केस का, क्योंकि इस केस में यहाँ पर गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। लेकिन बाकी जो पुराने 3 केसेस है उसमें यहाँ पर गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व नहीं है। एक केस है जिसमें यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स कॉलेज ही इन्वॉल्व है, एक है जो कि यहाँ पर टीचर्स के ऊपर ड्रेस कोड की बात करता है, एक है जो कि यहाँ पर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है। तो कोई भी यहाँ पर ऐसा प्रेसिडेंट सेट नहीं करता है गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। इसका मतलब ये है कि कोर्ट को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हिजाब वेयरिंग एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो कि यहाँ पर शिरूर मठ केस में बात की गई थी कि यहाँ पर देखा जाएगा कि वो प्रैक्टिस की असेंशियलिटी कितनी ज़्यादा है। On February 5, the Karnataka government passed an order exercising its power under the Section 133 Clause 2 of the Karnataka Education Act 1983. The provision grants power to the state to issue directives for government educational institutions to follow. और यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये बोला था कि इससे पहले बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो कि बात करते हैं कि हिजाब एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है, लेकिन ऑथर ने यही चैलेंज किया है कि जो यहाँ पर बात की गई है 3 केसेस की, वो एक्चुअली प्रेसिडेंट सेट करते ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो पहला केस है वो है केरला हाईकोर्ट 2018 का, फातिमा तासनीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें एक फादर थे, वो चाहते थे कि उनकी जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर फुल क्लोथ पहन के जाएं, फुल शर्ट पहन के जाएं, स्कार्फ पहन कर जाएं, लेकिन स्कूल वो अलाउ नहीं कर रहा था। अब वो जो स्कूल था इन क्वेश्चन वो था एक मिनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्रिश्चियन मिशनरी थी,
और यहाँ पर कोर्ट ने बोला जो कलेक्टिव राइट्स है स्कूल के उनको ज़्यादा प्राइमेसी दी जाएगी ओवर इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। दूसरा जो यहाँ पर केस है वो है फातिमा हुसैन सैयद वर्सेस भारत एजुकेशन सोसाइटी। सिंस द माइनर गर्ल अटेंडेंट एन ऑल गर्ल्स स्कूल, तो यहाँ पर जो स्कूल था वो एक्सक्लूजनरी फॉर गर्ल्स था, तो यहाँ पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि ज़रूरी नहीं है हेड स्कार्फ अलाउ करना। अगर स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वो अगर हेड स्कार्फ की बात नहीं करता है तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो डिस्पाइट द आर्गुमेंट दैट वेयरिंग हेड स्कार्फ इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस विच मस्ट बी प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट ने रेफर किया रेलेवेंट वर्सेस फ्रॉम द कुरान एंड हेल्ड दैट द बुक डिड नॉट प्रिस्क्राइब वेयरिंग ऑफ अ हेड स्कार्फ बिफोर अदर वुमेन। ठीक है, तो हेड स्कार्फ अब किसी और वुमेन के सामने पहनना ये कंपल्शन नहीं है और ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं होता है। तो दूसरा हम जो केस देख रहे हैं वो है यहाँ पर ऑल गर्ल्स स्कूल का केस। तीसरा जो यहाँ पर केस है वो बात की गई है मद्रास हाई कोर्ट 2004 की। तो ये बेसिकली डील करता है टीचर्स के ड्रेस कोड को लेकर। तो यहाँ पर कोई भी केस गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट की बेंच है उसको ये केस फ्रॉम द स्टार्ट सुनना पड़ेगा। अब पिटिशनर्स हैव आर्ग्यूड दैट वेयरिंग अ हिजाब इज एन एक्सप्रेशन प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। अब आर्टिकल 19(1)(a) एब्सोल्यूट तो है नहीं, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस है वो ये हैं सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, डिसेंसी इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, मोरालिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो बेसिकली यही पिटिशनर्स का क्वेश्चन कि हिजाब पहनने से ये कोई भी रेस्ट्रिक्शंस वॉयलेट नहीं होते हैं, इसीलिए जो हिजाब पहना वो एक राइट है और वो यहाँ पर प्रोटेक्ट होना चाहिए अंडर फंडामेंटल राइट्स। आगे हम चलते हैं। एक और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया गया है। तो पिटिशनर्स हैव आल्सो आर्ग्यूड दैट द बैन ऑन हेड स्कार्फ्स वायलेट्स द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी सिंस अदर रिलीजियंस मेकर्स सच एज टर्बन वॉर्न बाय अ सिख आर नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पर फिर हिजाब को प्रोहिबिट करने की क्यों बात की जाती है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। आगे हम चलते हैं। इकॉनमी पेज पर हम ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई है जो कि यहाँ पर रिलीज़ की है टीम लीज रेगटेक एंड द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम और किसने रिलीज़ किया, टीम लीज रेगटेक एंड द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसने ये पाया कि इंडियन बिजनेसेस को बहुत सारे कंप्लाइंसेस को फॉलो करना पड़ता है और बहुत सारे कंप्लाइंसेस ऐसे हैं जिनके क्रिमिनल प्रोविजंस हैं कि अगर आप इनको नहीं फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पर जेल भी हो सकती है। तो रिपोर्ट टाइटल जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस जो कि यहाँ पर रिलीज़ की है टीम लीज रेगटेक एंड द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसने पाया कि इंडिया में 1536 लॉज है और 69,233 कंप्लाइंसेस है, जिसकी वजह से इंडिया आज तक मैन्युफैक्चरिंग हब बन ही नहीं पाए क्योंकि कंप्लाइंसेस इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के पास कुछ एनकरेजमेंट होता ही नहीं है कि वो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पर खोले। Indian business with about 55% of such laws and 38% of compliances carrying criminal clauses। तो यहाँ पर जो 1536 लॉज है उसमें से 55% ऐसे लॉज हैं जिसमें यहाँ पर क्रिमिनल प्रोविजंस हैं और ऐसे ही यहाँ पर 38% कंप्लाइंसेस जिसमें यहाँ पर क्रिमिनल प्रोविजंस हैं। लेबर रिलेटेड रेगुलेशंस जो है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट है रेगुलेटरी बर्डन का, जिसमें 30% जो लॉज हैं और 40% सारी कंप्लाइंसेस यहाँ पर लेबर रेगुलेशन एक्ट में ही आते हैं। जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, उसमें 48% प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि यहाँ पर क्रिमिनल क्लॉज कंटेन करते हैं। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो कि यहाँ पर क्रिमिनल प्रोविजंस कंटेन करते हैं। इसकी वजह से ये नहीं कि किसी को जेल में डाल दिया जाता है, इससे प्रॉब्लम ये होती है जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो हैरेस करने लगते हैं इंडस्ट्री ओनर्स को, जिसकी वजह से जो उनका एनकरेजमेंट होता है इंडस्ट्री को रन करने का वो खत्म हो जाता है। Agrawal cited the example of the requirement of having urinals whitewashed once every 4 months। तो अगर कोई ये भी नहीं करता तो उसके ऊपर भी क्रिमिनल प्रोविजन लग सकता है। ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर लिखा है। तो he said while practically no one is sent to jail over these provisions, the key issue was the power with inspectors to send someone to jail, जिसकी वजह से यहाँ पर रेंट सीकिंग बिहेवियर आता है। अब यहाँ पर पुलिस वालों को कुछ पैसा देते हैं जिसकी वजह से वो कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट में निकल कर आए, इसीलिए रेंट सीकिंग बिहेवियर बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है, नेपोटिज्म बढ़ता है। रिपोर्ट नोटेड दैट द प्लान्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉस। तो यहाँ पर जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि लेबर लॉस को यहाँ पर 4 लेबर कोर्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं लगभग हाफ हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है ताकि इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।